नमस्कार दोस्तों। तो ये ध्येय आईएएस का टेस्ट नंबर 4 है, जिसमें आर्थिक समीक्षा, बजट, करंट अफेयर और इकोनॉमिक्स के बेसिक प्रश्न हैं। तो चलिए देखते हैं प्रश्नों को। सबसे पहला प्रश्न है, पूंजीगत व्यय के संबंध में कौन सा एक कथन असत्य है। तो इसमें जो सत्य कथन है पहले देख लेते हैं। जैसे इससे सरकार के वित्तीय उत्तरदायित्व में ह्रास होता है, तो हाँ, अगर पूंजीगत व्यय कैपिटल एक्सपेंडिचर सरकार करती है तो उसके उत्तरदायित्व में ह्रास होता है, यानी कमी आता है। इससे भौतिक संपत्ति का निर्माण होता है, तो ये भी सही है। जब पूंजीगत परिव्यय से सरकार करेगी तो उससे भौतिक संपत्ति का निर्माण होगा। पूंजीगत व्यय का बढ़ना अर्थव्यवस्था की प्रगति का सूचक है, बिल्कुल सही बात है। तो तीनों ये कथन सही था, जबकि चौथा नंबर गलत है। कैसे? इसे दिन प्रतिदिन का व्यय भी कहा जाता है। नहीं, जो दिन प्रतिदिन का व्यय होता है उसे राजस्व व्यय कहा जाता है, तो इसलिए ये गलत हो गया। विकल्प डी इसका सही आंसर है। अच्छा, पूंजीगत व्यय क्या होता है? निवेश, ऋण भुगतान, ऋण वितरण, शेयरों की खरीद, भूमि, भवन, मशीन और उपकरण पर व्यय, इन सब पर अगर व्यय किया जा रहा है तो समझ लीजिए पूंजीगत व्यय है। ठीक है। पूंजीगत व्यय को आवर्ती गैर आवर्ती व्यय भी कहते हैं, और जो आवर्ती होता है उसको हम रेवेन्यू, मतलब आवर्ती जो होता है वो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर को आवर्ती कहते हैं, और गैर आवर्ती कहते हैं कैपिटल एक्सपेंडिचर को, यानी पूंजीगत परिव्यय को। दूसरा क्वेश्चन है, निम्नलिखित पर विचार कीजिए। क्या विचार करना है? आईएफसीआई, अच्छा इस पे जो सही कालक्रम में देखना है, तो आईएफसीआई की स्थापना 1948 में हुई थी, आईसीआईसीआई की स्थापना 1955 में हुई थी, आईडीबीआई की स्थापना 1964 में हुई थी, और सिडबी की स्थापना 1990 में हुई थी। सिडबी का हेडक्वार्टर लखनऊ में है। तो खैर, जिसको कालक्रम में बनाना है तो सबसे पहले आईएफसीआई, क्योंकि 1948 में उसकी स्थापना हुई है। उसके बाद आईसीआईसीआई, क्योंकि 1955 में इसकी स्थापना हुई है। उसके बाद आईडीबीआई, क्योंकि 1964 में इसकी स्थापना हुई है। सबसे लास्ट में सिडबी की स्थापना हुई है, जिसका हेडक्वार्टर लखनऊ है, 1990 में। तो एक तरह से ये कालक्रम में लगा हुआ ही था। तो 1, 2, 3, 4 हो जाएगा विकल्प नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय राष्ट्रीय शेयर बाजार के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला कथन है, इसकी स्थापना फेरवानी समिति की सिफारिशों पर 1992 में हुई थी। तो भारतीय राष्ट्रीय शेयर बाजार के बारे में बोल रहा है कि 1992 में इसकी स्थापना हुई थी। तो फेरवानी समिति ने ही तो सिफारिश की थी, 1992 में स्थापना हुई थी। बिल्कुल सही कथन है ये। दूसरा कथन क्या है? इसका मुख्यालय नई दिल्ली में है। जी नहीं, इसका मुख्यालय मुंबई में है। बर्ली एक जगह है मुंबई में, वहीं इसका मुख्यालय है। इसको नेशनल स्टॉक एक्सचेंज भी बोलते हैं, और हिंदी में राष्ट्रीय शेयर बाजार। तो इसमें पूछ क्या रहा है, कौन सा कथन असत्य है? तो असत्य कौन सा कथन है? कथन नंबर 2 सिर्फ असत्य है, सिर्फ असत्य पूछ रहा था। तो पहला नंबर सत्य था। अब देखिए, 1-2 अलग से फैक्ट मैं बताता हूँ। जैसे कि इसकी प्रारंभिक पूंजी 25 करोड़ थी। किसकी? नेशनल स्टॉक एक्सचेंज की। इसको एनएसई भी बोलते हैं, और हिंदी में राष्ट्रीय शेयर बाजार। अच्छा, क्यों किया गया था इसका स्थापना? क्योंकि बीएसई उस समय था। आपको पता ही है कि बीएसई जो है, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज, जो एशिया का सबसे पुराना स्टॉक एक्सचेंज है। 1875 में उसकी स्थापना हुई थी। उसी साल आर्य समाज की स्थापना हुई है दयानंद सरस्वती के नेतृत्व में। तो बीएसई के जो एकाधिकार था, उसका मोनोपोली जो था, उसको तोड़ने के लिए, उसी को तोड़ने के उद्देश्य से एनएसई की स्थापना हुई, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज की स्थापना हुई। और अभी मतलब ऐसा होता है कि सबसे ज़्यादा व्यापार जो स्टॉक्स के व्यापार होते हैं वो एनएसई में ही ज़्यादा होते हैं। अच्छा, इसके कुछ प्रवर्तक बैंक थे, तो ये भी पूछ देता है इसके प्रवर्तकों में से कौन है या कौन नहीं है। तो आईसीआईसीआई, आईडीबीआई, आईएफसीआई इत्यादि ये सब इसके प्रवर्तक हैं। ठीक है, तो ये सब ध्यान रखना है। और एक बात तो जरूर ध्यान रखना है कि एनएसई की स्थापना की सिफारिश फेरवानी समिति ने दी थी। दरअसल 1991 में सिफारिश की, और इसको मान्यता मिल गया था स्थापित होने के बाद 1993 में, और 94 से ये काम करना शुरू कर दिया। तो अगर ऐसे पूछे कि एनएसई काम करना कब से शुरू किया, तो 1994 से। मान्यता कब मिली? 1993 में। रिकमेंडेशन कब दी थी? तो 1991 में फेरवानी समिति ने। ठीक है, नेक्स्ट, शेयर बाजार से जुड़े शब्द वेंचर कैपिटल का अर्थ है। तो जो शेयर बाजार से जुड़ा हुआ शब्द है वेंचर कैपिटल, इसका अर्थ होता है नए व्यवसाय की शुरुआत के लिए जुटाई जाने वाली पूंजी। तो विकल्प सी इसका सही आंसर है। अन्य विकल्प को हम छोड़ देते हैं। कुछ एक्स्ट्रा पॉइंट तो नहीं, इसमें एक्स्ट्रा पॉइंट नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो फिर से मैं एक बार बोल देता हूँ, याद रखिएगा। वेंचर कैपिटल शेयर बाजार से जुड़ा हुआ शब्द है, पहला पॉइंट। दूसरा ये कि नए व्यवसाय की शुरुआत के लिए जो फंड जुटाया जाता है, यानी कि पूंजी जो जुटाई जाती है, उसको वेंचर कैपिटल कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नाबार्ड के संदर्भ में सत्य कथन चुनिए। पहला कथन लिखा हुआ है, नाबार्ड, थोड़ा बड़ा कर लेते हैं, नाबार्ड संसद के अधिनियम द्वारा वर्ष 1982 में स्थापित हुआ। तो बिल्कुल सही है, 12 जुलाई 1982 को स्थापित हुआ था।
दूसरा लिखा हुआ है यह केवल कृषि के लिए साख सुविधा प्रदान करता है। जी नहीं, ग्रामीण विकास और कृषि दोनों के लिए साख सुविधा प्रदान करता है, और इस दोनों संदर्भ में, कृषि विकास और ग्रामीण विकास दोनों संदर्भों में साख सुविधा प्रदान करने में शीर्ष संस्था के रूप में काम करता है नाबार्ड। और नाबार्ड की स्थापना 12 जुलाई 1982 को हुई थी। जिस तरह से एनएससी की स्थापना फेरवानी समिति की सिफारिशों पर हुई थी, 1991 में सिफारिश की गई थी फेरवानी समिति के द्वारा, उसी तरह से शिवरामन समिति की सिफारिश पर नाबार्ड बैंक की स्थापना हुई थी। किस लिए? ग्रामीण और कृषि विकास को फंड देने के लिए शीर्ष संस्था के रूप में हुई थी। तो ये हो गया। एनएससी की स्थापना भी हमने देखा था कि बर्ली मुंबई में है, सॉरी स्थापना बोल रहा हूँ, हेडक्वार्टर। और उसी तरीके से नाबार्ड का भी हेडक्वार्टर मुंबई में ही है। ठीक है। अच्छा, किसान क्रेडिट कार्ड जिसको केसीसी बोलते हैं, और सेल्फ हेल्प ग्रुप एसएचजी को एस्टैब्लिश करने में, उसको बढ़ाने में नाबार्ड की बहुत बड़ी भूमिका है। तो ये बात भी याद रखना चाहिए हमें। नेक्स्ट पॉइंट इसके लिए ये है कि आरआरबी का निरीक्षण, मैं रेगुलेशन नहीं बोल रहा हूँ, याद रखना है, आरआरबी का निरीक्षण भी करता है नाबार्ड, और माइक्रो फाइनेंस का नियामक निकाय के रूप में भी कार्य करता है कौन? नाबार्ड। तो इतने सारे पॉइंट हो गए, थोड़ा सा और देख लेते हैं। प्रारंभिक कैपिटल, नाबार्ड का प्रारंभिक कैपिटल कई जगह मैंने पूछा हुआ देखा, तो 100 करोड़ इसका प्रारंभिक कैपिटल था, और बाकी उतना महत्वपूर्ण नहीं है, बस इतना ही। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन एक भारत में प्रति व्यक्ति आय में धीमी वृद्धि दर को दर्शाता है? तो अगर मतलब प्रति व्यक्ति आय में धीमी वृद्धि कब होगा? जब उच्च पूंजी उत्पाद अनुपात होगा, मतलब कि उत्पादन में जो खर्च आ रहा है वो ज़्यादा जब होगा तो प्रति व्यक्ति आय कम होगी। तो इसीलिए विकल्प सी इसका सही आंसर हो गया। अच्छा, उसके अलावा एक चीज़ और है जो व्याख्या में था, वो मैं लिख दिया हूँ, उच्च जनसंख्या वृद्धि दर। अगर उच्च जनसंख्या वृद्धि दर होगा, देखिए लिस्ट लास्ट में लिखा हुआ है निम्न जनसंख्या वृद्धि दर, नहीं, अगर जनसंख्या वृद्धि दर उच्च होगा तो लोगों की संख्या ज़्यादा होगी, और क्या होता है, पूरे जीडीपी में से लोगों की संख्या को डिवाइड किया जाता है। तो अगर ज़्यादा नीचे डिवाइड करने वाला होगा तो उसका रिजल्ट कम आएगा। इसीलिए अगर उच्च जनसंख्या दर है, वृद्धि दर है, और उच्च पूंजी उत्पाद अनुपात है, तो दोनों प्रति व्यक्ति आय में धीमी वृद्धि करेगा। तो याद रखना है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए। तो जो सही सुमेलित है उसको देखना है। तो दरअसल सब सही सुमेलित है, मैं सिर्फ पढ़ देता हूँ। राष्ट्रीय मत्स्य विकास बोर्ड ये हैदराबाद में है, भारतीय कॉफ़ी बोर्ड ये बेंगलुरु में है, और चाय बोर्ड कोलकाता में है। तो ध्यान रखिएगा, चाय बोर्ड कलकत्ता में, कॉफ़ी बोर्ड बेंगलुरु में, मत्स्य विकास बोर्ड हैदराबाद में। ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, ट्रिप्स का पूरा नाम क्या है? तो ट्रिप्स का पूरा नाम है ट्रेड रिलेटेड इन्वेस्टमेंट मेजर्स। तो ट्रेड रिलेटेड इन्वेस्टमेंट मेजर्स को ही ट्रिप्स कहते हैं। तो विकल्प 20 का सही आंसर हो गया। अच्छा, थोड़ा सा कुछ मैंने लिख के रखा है, क्या है? ट्रिप्स जो है, अच्छा, ट्रिप्स का संबंध कुछ शर्तों या प्रतिबंधों से है। इसमें कोई देश अपने यहाँ विदेशी विनियोग के संबंध में लगाता है। अच्छा, मतलब ये पॉइंट हुआ कि जो ट्रिम्स होता है, ये ट्रिप्स है, ध्यान रखिए, सॉरी ये ट्रिम्स है। तो ट्रिम्स का मतलब ट्रेड रिलेटेड इन्वेस्टमेंट मेजर्स का मतलब ये हुआ कि अगर कोई देश चाहता है कि उसके यहाँ अगर विदेशी निवेश कोई करता है तो उसके संबंध में कोई रेगुलेशन लगाना चाहता है, तो वही ये एक तरह से एग्रीमेंट है। मैं फिर से पढ़ देता हूँ जो लिख के रखा हूँ कि ट्रिम्स का संबंध कुछ शर्तों या प्रतिबंधों से है। मतलब कोई शर्त या कुछ प्रतिबंध लगाते हैं जब कोई देश आता है उसके यहाँ इन्वेस्टमेंट करने के लिए। तो इसमें कोई देश अपने यहाँ विदेशी विनियोग के संबंध में लगाता है, क्या लगाएगा? शर्त या प्रतिबंध लगाएगा, और क्या लगाएगा? यही लगाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव विकास सूचकांक निम्नलिखित में से किसका संयुक्त सूचकांक है? तो मानव विकास सूचकांक दरअसल जीवन प्रत्याशा, शैक्षणिक उपलब्धि और प्रति व्यक्ति आय, ये तीनों का मतलब सम्मिलित सूचकांक है एक तरीके से। जारी कौन करता है इसको? यूएनडीपी जारी करता है। यूएनडीपी का मुख्यालय कहाँ है? न्यूयॉर्क में। कब से जारी कर रहा है? 1990 में से। और आपको पता ही होगा कि एचडीआई जो है ये महबूबुल हक और अमृत सेन दोनों के सहयोग से बनाया गया है। महबूबुल हक पाकिस्तानी अर्थशास्त्री रहे हैं, अमृत सेन भारत में पहले इकोनॉमिक्स में नोबेल प्राइज़ जीतने वाले व्यक्ति हैं ये। अगर उच्चतम, अच्छा, एचडीआई का उच्चतम मान 1.0 मतलब 1 तक होता है। अच्छा, अब नेक्स्ट क्या है? अच्छा हाँ, इस साल का सूचकांक में कितना है भारत का रैंक? 131 है, याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, चालू खाते के घाटे को कम करने में निम्नलिखित में से कौन एक सहायक नहीं है? तो चालू खाते के घाटे को कम करने में
घरेलू मुद्रा का मूल्यन अगर कर देंगे तब ये सहायक होगा, क्योंकि अब मूल्यन करेंगे तो निर्यात ज़्यादा होगा यहाँ से और आयात कम हो जाएगा। इसलिए ये चालू खाते घाटे को कम करने में सहायक होता है। हमें जो सहायक नहीं है उसे चुनना है। प्रत्यक्ष विदेशी निवेश को बढ़ावा देना, तो विदेशी निवेश को अगर हम बढ़ावा देंगे तो हमारे यहाँ विदेशी मुद्रा आएगी, तो ये चालू खाते घाटे को मतलब कम करने में, करेंट अकाउंट के डेफिसिट को कम करने में सहायक होगा। हमें चुनना है जो सहायक नहीं है। डी नंबर में लिखा हुआ निर्यात को बढ़ावा देना, तो सारा खेल तो यही है कि निर्यात जितना से ज़्यादा जिस देश का होगा वहाँ चालू खाता घाटा तो कम होगा ही होगा, मतलब वो उतना ही ज़्यादा अमीर वो बनेगा आज के समय में। तो ए बी डी इसमें सहायक होता है। लेकिन सी नंबर जो ऑप्शन है, निर्यात को मिलने वाली आर्थिक सहायता में कटौती, तो अगर निर्यात को मिलने वाला आर्थिक सहायता वही उसी में अगर सरकार कटौती करती है तो उस समय और स्थिति खराब हो सकती है, तो ये सहायता नहीं करता है, ये और चालू खाते घाटे को बढ़ा देगा। अब आपको पता ही है कि विदेशी खाते के संबंध में बैलेंस ऑफ पेमेंट अकाउंट होता है, उसके दो पार्ट होते हैं, एक करेंट अकाउंट, एक कैपिटल अकाउंट होता है। और करेंट अकाउंट में दो चीज़ों को दर्ज किया जाता है, दृश्य वस्तुएं और अदृश्य वस्तुएं। अदृश्य वस्तुएं का मतलब सेवा और दृश्य वस्तुओं का मतलब भौतिक वस्तु। और कैपिटल अकाउंट में FIH होता है, उधार होती है, और मतलब जो देश दूसरे देश से उधार लेता है कहीं अंदर से या बाहर से। और अन्य जमाएँ मतलब जो NRI वगैरह रह रहे हैं। नेक्स्ट देखते हैं, कौशल विकास योजना बढ़ाती है, तो कौशल विकास योजना मानव पूंजी को बढ़ाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विकासशील देशों में निजी उद्योग में निवेश के लिए विश्व बैंक समूह की कौन सी संस्था पूंजी उपलब्ध कराती है? तो अगर विकासशील देशों में निजी उद्योगों में निवेश करना हो तो विश्व बैंक की एक संस्था है, अंतर्राष्ट्रीय वित्त निगम, इसको IFC भी बोलते हैं, यही मदद कराती है, यही उपलब्ध कराती है। दरअसल वित्त तो पूंजी तो उपलब्ध कराती है, तकनीकी सहयोग भी देती है, ये ध्यान रखना है, विकासशील देशों में ऐसा करती है। इसकी स्थापना की बात करें IFC की तो 1956 में हुई है। हेडक्वार्टर इसका वाशिंगटन DC है। अच्छा, ये बॉन्ड भी जारी करता है, ध्यान रखना है, जैसे कि मसाला बॉन्ड, समुराई बॉन्ड, ये सब। नेक्स्ट, ग्रीन बॉक्स है, तो कृषि क्षेत्र में दी गई एक प्रकार की अर्थ सहायता को ग्रीन बॉक्स कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, राष्ट्रीय कृषि विपणन संस्थान निम्नलिखित में से कहाँ अवस्थित है? तो राष्ट्रीय कृषि विपणन संस्थान जयपुर में अवस्थित है। अच्छा, अभी हमने एक चीज़ और देखा था कि चाय बोर्ड कहाँ है, तो कलकत्ता में, कॉफ़ी बोर्ड बेंगलुरु में, और मत्स्य विकास बोर्ड हैदराबाद में, तो याद रखना है। उसी तरह से राष्ट्रीय कृषि विपणन संस्थान ये जयपुर में है। नेक्स्ट है, 2 अक्टूबर 1975 को निम्नलिखित में से कहाँ क्षेत्रीय बैंक की स्थापना नहीं की गई थी? तो आपको पता ही होगा कि कुल मिलाकर के 5 RRBs की स्थापना 2 अक्टूबर 1975 को की गई थी। वो कहाँ कहाँ की गई थी? तो गोरखपुर में की गई थी और मुरादाबाद में, तो 2 UP के जगह थे। एक गोरखपुर, वही गोरखपुर जहाँ सबसे ज़्यादा बारिश होती है, और वर्तमान मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ वहीं से आते हैं। तो गोरखपुर और मुरादाबाद 2 जगह में ग्रामीण बैंक की स्थापना हुई थी, तो ये हो गया। एक हरियाणा में भिवानी नामक जगह में स्थापना हुई थी, 3 हो गया। और एक जयपुर में हुआ था राजस्थान में, और एक मालदा बंगाल में हुआ था। तो कुल मिला के 5 RRBs की स्थापना हुई थी, याद रखना, जिसमें से 2 अकेले उत्तर प्रदेश में था, जबकि पुणे नहीं था, तो विकल्प C इसका आंसर हो जाएगा। अच्छा, एक क्वेश्चन पता है, एक क्वेश्चन ये आता है कि कौन सी समिति की सिफारिश पर रीजनल रूरल बैंक की स्थापना को बंद किया जाने लगा, मतलब कि उसकी संख्या और कम किए जाने लगी नया एस्टैब्लिश करने के बजाय? तो C रंगराजन समिति, याद रखना है। अभी आएगा क्वेश्चन आगे। वो राष्ट्रीय शेयर बाजार का प्रमुख प्रवर्तक है, देखिए आ गया ना क्वेश्चन, प्रवर्तक का मतलब वही स्पॉन्सर। तो ICICI है, SBI है, RBI है, लेकिन IDBI नहीं है, इसलिए अच्छा, कौन है ऐसा पूछ रहा है, कौन है या कौन नहीं है? प्रमुख प्रवर्तक है, प्रमुख प्रवर्तक देखिए ऐसे है सारा, ठीक है, IDBI भी है, RBI भी है, ICICI बैंक भी है, SBI भी है। यहाँ पर एक गैप है, समझिए बात को, क्या है ये, थे सारे प्रवर्तक, लेकिन पहली बार जो मैंने कहा था ना उस समय कि इसका जो एस्टेब्लिशमेंट होगा वो 1992 में ही काम, इसको एस्टेब्लिशमेंट करने का काम सौंप दिया गया था। तो काम हम किसी को सौंपेंगे तो किसी एक ही व्यक्ति को सौंपेंगे ना, ठीक है, एक से अनेक व्यक्ति मिलकर के किसी काम को करते हैं, लेकिन उसमें किसी ने एक को चुनना होता है और फिर उसको दे करके
काम करवाते हैं उसके अंडर में, और सब लोग फिर होता है उसके पीछे पीछे सपोर्ट करने के लिए। तो उसी तरीके से फिरवानी समिति ने जब सिफारिश की 1991 में, तो सरकार ने आईडीबीआई को ये काम सौंप दिया 1992 में। तो इसीलिए इसको प्रमुख प्रवर्तक इसको कहा जा रहा है, आईडीबीआई को। बाकी इसके सहयोग करने के लिए एसबीआई भी है, आरबीआई भी है, उसके बाद आईसीआईसीआई बैंक भी है, और भी बहुत सारे थे संस्था। तो प्रमुख प्रवर्तक अगर पूछे तो आईडीबीआई याद रखना है। आईडीबीआई वही जिसकी स्थापना 1964 में हुई है, ठीक है। बाकी हम फिर से पॉइंट को रिवीजन कर लेते हैं। जैसे फिरवानी समिति ने 1991 में सिफारिश दी थी एनएससी को स्टैब्लिश करने के लिए। इसकी प्रारंभिक पूंजी 25 करोड़ थी। अच्छा, मान्यता इसको 1993 में मिल गई, लेकिन काम करना एनएससी शुरू किया है 1994 से, ठीक है। अभी सबसे ज़्यादा स्टॉक का व्यापार भारत में एनएससी में ही होता है। इसका हेड क्वार्टर कहाँ है? बर्ली, मुंबई में। अच्छा, ये क्यों एस्टैब्लिश किया गया था जब बीएसई था ही? तो क्योंकि बीएसई के एक अधिकार को तोड़ने के लिए एस्टैब्लिश किया गया था। और बीएसई की जब बात कर रहे हैं तो 1975 में बीएसई के 1875 में 1875 में बीएसई की स्थापना हुई थी। और बीएसई एशिया का सबसे पुराना स्टॉक एक्सचेंज है, वही 1875 जिस समय दयानंद सरस्वती के नेतृत्व में आर्य समाज की स्थापना भारत में हुई है, ठीक है। अब नेक्स्ट देखते हैं, निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। तो कथन एक क्या है? विदेशी पोर्टफोलियो निवेश को प्रायः हॉट मनी कहा जाता है। तो विदेशी पोर्टफोलियो निवेश को तो हॉट मनी कहा ही जाता है, ये सही है। कारण इसमें अर्थव्यवस्था से पलायन करने की प्रवृत्ति नहीं होती। तो अर्थव्यवस्था से पलायन करने की प्रवृत्ति नहीं होती है, तब फिर हॉट मनी क्यों कहेंगे? हॉट मनी तो इसीलिए कहते ही हैं क्योंकि वो जल्दी जल्दी पलायन करता है। तो इसलिए दूसरा कारण गलत है, कथन सही, इसलिए विकल्प नंबर सी हो जाएगा, ए सही आर गलत, ठीक है। अच्छा, एक बात और थोड़ा सा कॉन्सेप्ट वाला समझते हैं। जैसे एक होता है FII, आपने सुना होगा, फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स, और एक होता है QFI, यानी कि QFI क्या होता है मैं बता रहा हूँ आपको। QFI जो होता है, Q का फुल फॉर्म मैं भूल गया, इसीलिए मैं इसका फुल फॉर्म नहीं बोल रहा हूँ। तो Q का जो मतलब QFI जो होता है वो होता है कोई व्यक्ति अगर किसी कंपनी का स्टॉक खरीद रहा है, शेयर खरीद रहा है। लेकिन FII वो होते हैं जो संस्था, अगर फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स अगर होते हैं तो वो संस्था में निवेश करते हैं, तब जाकर के FII कहलाते हैं। अच्छा, दूसरी बात क्या है? कंपनी का 10% शेयर, अगर 10% से कम शेयर है किसी के पास तो उसको FII कहते हैं, और 10% से अधिक होगा तब उसको FDI कहते हैं, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, ठीक है। 10% से अधिक होगा तो उस कंपनी के निर्णय लेने में भी वो भागीदार रहेगा, लेकिन 10% से कम होता है तो निर्णय लेने में कोई भागीदारी नहीं रहेगी। हाँ, कंपनी जो कमाएगी उसका उतना परसेंट उसको मिलता रहेगा, जितना शेयर रहेगा उस हिसाब से। तो 10% से कम में दो आता है, एक FII और दूसरा QFI, ठीक है। FII वही जो इंस्टीट्यूशन अगर इन्वेस्टमेंट करे भारत की किसी कंपनी में, QFI अगर कोई व्यक्ति इन्वेस्ट करे भारत की कंपनी में, ठीक है। तो ध्यान रखना है, हॉट मनी की प्रकृति अस्थिर प्रकृति होती है, मतलब प्लान करने की प्रवृत्ति होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सूची 1 को 2 से मिलाना है। एक साइड पुस्तक है, दूसरी साइड लेखक है। तो आपको पता ही है कि प्रिंसिपल ऑफ इकोनॉमी अल्फ्रेड मार्शल ने लिखी थी, वेल्थ ऑफ नेशन एडम स्मिथ ने लिखी थी। और वेल्थ ऑफ नेशन एडम स्मिथ की जब बात कर रहे हैं तो फादर ऑफ इकोनॉमिक्स की बात भी कर लेते हैं, क्योंकि एडम स्मिथ को ही फादर ऑफ इकोनॉमिक्स कहा जाता है। हाउ टू पे फॉर द वार, ये जेम किन्स ने लिखा है। जेम किन्स के ही नीति और सिद्धांतों के आधार पर भारत की अर्थव्यवस्था चलती है, क्योंकि मिश्रित अर्थव्यवस्था की बात इन्होंने ही की थी। फाउंडेशन ऑफ इकोनॉमिक एनालिसिस, ये पुस्तक सैमुअल्सन ने लिखा है, ठीक है। एक बार फिर से बोल देता हूँ, फाउंडेशन ऑफ इकोनॉमिक एनालिसिस सैमुअल्सन ने लिखा है। हाउ टू पे फॉर द वार जेम किन्स ने लिखा है। और बाकी ये दोनों तो आपको याद ही होगा, वेल्थ ऑफ नेशन एडम स्मिथ ने, प्रिंसिपल ऑफ इकोनॉमी अल्फ्रेड मार्शल ने, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं। अच्छा, एक दो पुस्तक के और नाम हैं जो मैंने यहाँ पर नोट किए हैं, आप सुनिए। द थ्योरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट इंटरेस्ट एंड मनी, एक ये भी पूछा जाता है कई बार, द थ्योरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट इंटरेस्ट एंड मनी, ये किन्स ने लिखा है। फिर जनरल थ्योरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट एंड इंटरेस्ट एंड मनी, ये भी किन्स ने ही लिखा है। नेचर एंड सिग्निफिकेंस ऑफ इकोनॉमिक साइंस, ये रॉबिन्सन ने लिखा है। तो ये सारी अब सिर्फ सुनते रहिए, जितना भी आएगा ना जब भी कोई भी किताब की नाम, तो मैं इस सारे का नाम बोल दूंगा, ठीक है। अभी लगातार आपको ध्येय के इकोनॉमिक्स के टेस्ट सीरीज, फिर जीएस वर्ल्ड के इकोनॉमिक्स के टेस्ट सीरीज मिलेंगे, और दृष्टि वाले तो ऑलरेडी अपलोडेड हैं, तो आप देखते रहिए। इकोनॉमिक्स के प्रीवियस ईयर्स के मैंने अपलोड करना शुरू कर दिया है, कुछ वीडियोज बचे हैं तो शूट हो चुके हैं, बस वो आप धीरे धीरे आपको मिलते रहेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। गिफिन वस्तुएं होती है प्रायः, तो निम्न कोटि की वस्तुएं जो होती है वो ग्रिफिन वस्तुएं होती है। इस पे जो मांग का नियम होता है ना, वो लागू नहीं होता गिफिन वस्तुएं पे, याद रखना है। इसको गिफिन विरोधाभास भी कहते हैं। क्यों? क्योंकि मूल्य बढ़ने पर मांग भी बढ़ जाता है, मूल्य घटने पर मांग भी घट जाता है। जबकि मांग का नियम क्या कहता है कि अगर किसी वस्तु की मूल्य बढ़ती है तो मांग घटता है, और मूल्य घटता है तो मांग बढ़ती है, ठीक है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित कथनों में से कौन से असत्य हैं। पहला जो कथन लिखा हुआ है, भारतीय अर्थव्यवस्था एक मिश्रित अर्थव्यवस्था है, तो क्या ये असत्य है? नहीं भाई, ये तो सत्य है। और मैंने अभी कहा था कि जेएम किन्स के सिद्धांतों के आधार पर ही भारत की अर्थव्यवस्था यानी मिश्रित अर्थव्यवस्था के सिद्धांत उन्होंने ही दिए थे। दूसरा कथन है कि मिश्रित अर्थव्यवस्था का सुझाव जॉन मेनार्ड किन्स ने दिया है था, तो जॉन मेनार्ड किन्स ने दिया था, ये बात सही है। तो दोनों कथन सही हो गया, जबकि पूछ रहा है असत्य, तो कौन सा ऑप्शन होगा? ना तो एक ना ही दो, क्योंकि असत्य पूछा है। ठीक है, इसलिए विकल्प डी इसका आंसर हो गया। देखिए, जितना व्याख्या में नहीं है ना पॉइंट, उससे ज़्यादा आपको पॉइंट मिल रहे हैं, तो ये बात आपको ध्यान रहे। अब मैं ये थोड़ी बोलूँगा कि इसके बदले आप लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए, बाकी तो आपकी इच्छा। नेक्स्ट देखिए, किसी देश की वास्तविक प्रगति का अध्ययन करने के लिए राष्ट्रीय आय की गणना की जानी चाहिए। तो अगर वास्तविक आय की प्रगति का अध्ययन आपको करना है किसी भी राष्ट्र का, तो हमें स्थिर कीमतों पर राष्ट्रीय आय का गणना करना पड़ेगा, चालू कीमत पर नहीं, स्थिर कीमत पर। जैसे भारत के लिए भी स्थिर कीमत क्या है, 2011 से 12 है, तो लेकिन चालू कीमत पर अगर करेंगे तो अभी का बताएगा हमें। तो अगर वास्तविक आय के बारे में पता करना है तो याद रखना है स्थिर कीमतों पर। ठीक है, जो कि आधार वर्ष अभी 11 से 12 है, गणना का आधार वर्ष। अच्छा, अब कुछ नहीं है इसमें, ये सब इम्पोर्टेंट नहीं है। नेक्स्ट देखते हैं, मौद्रिक नीति के संदर्भ में सत्य कथन का चयन करना है। ध्यान रखना है सत्य कथन के बारे में। कम और स्थिर मुद्रास्फीति वित्तीय स्थिरता तथा समावेशी विकास इसका लक्ष्य है, तो ये तो सत्य है। दूसरा, क्योंकि देखिए मुद्रास्फीति बिल्कुल खत्म हो जाए तो ऐसा नहीं है। मैंने कहा है कि मुद्रास्फीति जब भी आए समझ लीजिए कि महंगाई दर, एक लाइन में अगर एक शब्द में समझना हो तो मुद्रास्फीति मतलब महंगाई दर। ठीक है, ऐसे इमेजिन करके समझना चाहिए। तो अगर थोड़ा सा मुद्रास्फीति चाहिए भी होता है, क्योंकि थोड़ा थोड़ा महंगाई रहेगी तभी तो उत्पादन बढ़ता रहेगा, और उत्पादन बढ़ता रहेगा तो रोजगार मिलता रहेगा, रोजगार मिलता रहेगा तो लोग आय बढ़ते रहेगी, फिर मांग बढ़ेगा और फिर सरकार के टैक्स बढ़ेंगे और एक तरह से इकोनॉमिक्स में सर्कुलेशन जारी रहेगा। दूसरा कथन ये है कि भारतीय रिजर्व बैंक प्रत्येक वित्तीय वर्ष में 6 बार मौद्रिक नीति की घोषणा करता है। तो हाँ, ये बात सही है, 2-2 महीने पर मौद्रिक नीति की घोषणा होती है, आरबीआई गवर्नर करते हैं। आप जब अब गौर करते रहेंगे टीवी पर तो हर 2 महीने में अभी कौन है गवर्नर? शक्तिकांत दास, शायद 25 में या 26 में गवर्नर हैं। इसको ज़रा क्लियर कीजिएगा, तो 25 में है कि 26 में, कमेंट बॉक्स में लिख करके। तो 6 बार होती है, बात सही है, तो दोनों सही हो गया, इसलिए विकल्प नंबर सी। अच्छा, आरबीआई के द्वारा मौद्रिक नीति बनाई जाती है, आपको पता ही है, और मौद्रिक नीति समिति होती है जिसमें 6 सदस्य होते हैं। लक्ष्य क्या होता है इसका? मौद्रिक नीति का लक्ष्य होता है वित्तीय स्थिरता और समावेशी विकास। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन एक साख नियंत्रण का गुणात्मक उपकरण है? तो गुणात्मक उपकरण के बारे में बात करना है। तो खुले बाजार की 2 तरह के उपकरण होते हैं, एक गुणात्मक, एक मात्रात्मक। ठीक है, तो खुले बाजार की क्रियाएं जो होती है और बैंक दर होता है, या सीमांत अस्थायी सुविधा दर होता है, इसको अंग्रेजी में बोलते हैं मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी रेट। बैंक दर को बैंक रेट ही बोलते हैं। और खुले बाजार क्रियाएं ने की ओएमओ यानी ओपन मार्केट ऑपरेशंस। तो ये सब जो है ये परिमाणात्मक है यानी कि मात्रात्मक है। ठीक है, जबकि पूछ रहा है गुणात्मक। तो न्यूनतम सीमा का निर्धारण जो होता है, या फिर नैतिक प्रभाव हम डालते हैं, या फिर सीमांत आवश्यकता या साख राशनिंग करते हैं, तो ये सब सारे गुणात्मक हैं, याद रखना है। नैतिक दबाव, साख मापदंड का निर्धारण करते हैं, तो ये सब, या न्यूनतम सीमा निर्धारण करते हैं, तो ये सब क्या है? गुणात्मक उपकरण है मौद्रिक नीति के। जबकि ओपन मार्केट ऑपरेशंस, बैंक रेट, मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी रेट, इसके अलावा और भी जो अन्य हैं जैसे रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट, सीआरआर, एसएलआर, ये सब मात्रात्मक हैं, और मात्रात्मक को ही परिणामात्मक कहते हैं। परिमाण नहीं, परिणाम नहीं, परिमाणात्मक बोलते हैं। परिमाण, मान यहाँ पर शायद गलत लिखा हुआ है। अब देखिए नेक्स्ट, मुद्रास्फीति के संदर्भ में कौन एक कथन असत्य है? तो मुद्रास्फीति जैसे ही आए तो क्या सोचना है? महंगाई। अब देखिए, मुद्रास्फीति के संदर्भ में असत्य ढूंढना है, तो इसमें मुद्रा के मूल्य में वृद्धि होती है। जी नहीं, मुद्रा का मूल्य कम हो जाता है, तभी तो महंगाई बढ़ जाती है। तो मुद्रा का मूल्य कम हो जाता है, वृद्धि नहीं होती है मुद्रास्फीति में, याद रखना है। तो ये असत्य हो गया, तो ये तो हो ही गया। लेकिन सत्य जो कथन है उसको भी देख लेते हैं। जैसे वस्तुओं के मूल्य स्तर बढ़ जाते हैं, तो हाँ, मैंने कहा ना, एक लाइन में समझिए, मुद्रास्फीति यानी महंगाई। मुद्रा की मात्रा बढ़ जाती है, तो मुद्रा की मात्रा भी बढ़ जाती है, तो सभी कथन सत्य है नहीं। तो इसका मतलब जो ऊपर वाला था वही इसका आंसर हुआ। और ध्यान रखना है, जब मुद्रास्फीति की स्थिति होती है तो देनदार को हानि होता है, जबकि लेनदार को लाभ होता है ना। और कैसे मापते हैं, मेजरमेंट कैसे करेंगे मुद्रास्फीति का, बता सकते हैं आप?
चलिए मैं बताता हूँ आपको। मापन इसका आप लोगों को तो पता ही होगा, WPI, जो WPI होता है होलसेल प्राइस इंडेक्स, उसी के द्वारा हम मुद्रास्फीति का माप करते हैं, इन्फ्लेशन का माप करते हैं, ठीक है। एक कोटेशन में बताता हूँ, किन्स ने कहा था, कई बार पूछ देता है, किन्स ने कहा था कि वास्तविक मुद्रास्फीति पूर्ण रोजगार बिंदु के बाद उत्पन्न होती है। क्या बोला था? वास्तविक मुद्रास्फीति पूर्ण रोजगार बिंदु के बाद उत्पन्न होती है। आगे लिए एक क्वेश्चन है, आप किन्स के द्वारा किसी एक पुस्तक का नाम लिखा हुआ जो पुस्तक है उसका एक पुस्तक का नाम आप कमेंट बॉक्स में बताइए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मौद्रिक नीति का वह उपकरण जो मुद्रा की मात्रा को प्रत्यक्ष रूप से प्रभावित करता है, वह है तो नगद आरक्षित निधि अनुपात जो होता है CRR, वो प्रत्यक्ष रूप से प्रभावित करता है, ये ऐसा उपकरण है। अच्छा कैसा है ये, परिणामात्मक या मतलब मात्रात्मक है या गुणात्मक है? तो ये मात्रात्मक है, याद रखना है, ठीक है। आपको पता ही है कि RBI मौद्रिक नीति बनाती है, साल में 6 बार मौद्रिक नीति की बैठक होती है, और पहले गवर्नर कभी कभी पूछ देता है RBI का, तो सर ऑसबोर्न स्मिथ जो हैं वो पहले गवर्नर हैं RBI के, ठीक है। लेकिन अगर पूछे स्वतंत्रता के बाद, यानी कि स्वतंत्र भारत में सबसे पहले गवर्नर कौन थे, तो CD देशमुख, याद रखना है। मैंने क्या बोला? मैंने बोला कि RBI के पहले गवर्नर सर ऑसबोर्न स्मिथ होते हैं, लेकिन स्वतंत्र भारत में अगर पहले गवर्नर की बात करें तो CD देशमुख रहे हैं, ठीक है। इसका राष्ट्रीयकरण हो गया था 1 जनवरी 1949 को, मतलब राष्ट्रीयकरण होने का मतलब कि अब ये बैंक राष्ट्रपति के नाम से हो गया, ठीक है। अब देखते हैं नेक्स्ट, LK झा के, अच्छा हाँ, जिस समय राष्ट्रीयकरण हुआ था उस समय जो गवर्नर थे वो LK झा थे। मैं तीनों पॉइंट को फिर से दोहरा देता हूँ। देखिए, एक नाम याद रखना है सर ऑसबोर्न स्मिथ, जब पूछे कि पहले गवर्नर कौन थे। एक नाम याद रखना है CD देशमुख, जब पूछे कि स्वतंत्र भारत में RBI के पहले गवर्नर कौन थे, तो CD देशमुख। और जब पूछे कि बैंकों का राष्ट्रीयकरण जब 1 जनवरी 1949 को हो रहा था तो उस समय गवर्नर कौन थे, तो LK झा थे, ठीक है। LK झा ही है ना, हाँ। अब देखिए नेक्स्ट, इसमें कुछ मैंने और लिखा है क्या? अच्छा, मौद्रिक नीति उपकरण जो मुद्रा की मात्रा को प्रत्यक्ष रूप से प्रभावित करता है, तो एक तो CRR है ही, SLR भी होता है और पुनर्वित्त सुविधा भी होता है, याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सही सुमेलित जो है उसको देखना है, तो दांतेवाला समिति ये बेरोजगारी अनुमान से संबंधित है। जानकी रमन समिति, तो ये सही नहीं है क्योंकि यहाँ लिखा हुआ है कर सुधार, जबकि जानकी रमन समिति का प्रतिभूति घोटाला यानी सिक्योरिटी स्कैम जो हुआ था उसके लिए इस समिति को बनाया गया था। गोयपोरिया समिति या बैंकिंग सेवा में सुधार के लिए बनाया गया था। तो 1 और 3 सुमेलित है, इसलिए विकल्प नंबर C इसका सही आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस वित्तीय वर्ष से सार्वजनिक व्यय का वर्गीकरण केवल राजस्व व पूंजीगत व्यय में होने लगा? तो 2017-18 से जो है वो सिर्फ और सिर्फ राजस्व व्यय और पूंजीगत व्यय में वर्गीकरण होने लगा। तो उससे पहले क्या होता था? उससे पहले योजनागत और गैर योजनागत व्यय में, यानी कि योजनागत व्यय मतलब जो योजना के अनुसार व्यय हुआ और जो बिना योजना के अनुसार भी व्यय हो रहा है कुछ, तो उस दोनों में डिवाइड किया जाता था 2017-18 से पहले। जबकि 2017-18 के बाद क्या हो गया? केवल राजस्व और पूंजीगत व्यय, राजस्व व्यय पूंजीगत व्यय में वर्गीकरण किया जाने लगा। नेक्स्ट देखते हैं, निम्नलिखित में से वह कौन सा विश्व व्यापार संगठन का उद्देश्य नहीं है? तो हमें सिर्फ देखना है कि विश्व व्यापार संगठन WTO के उद्देश्य कौन से नहीं है। तो जो हैं पहले उसको देख लेते हैं। सतत विकास की अवधारणा को स्वीकार करना, सही है। व्यापार विवादों का समाधान करना, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार हेतु नियमों को निर्धारित करना और लागू करना, तो ये सब विश्व व्यापार संगठन के उद्देश्य हैं। जबकि सदस्य देशों के बीच सामाजिक प्रतिस्पर्धा बढ़ाना, ये सब काम नहीं है। सामाजिक प्रतिस्पर्धा यही बढ़ाने लगेगा तो ट्रेड कौन करेगा? ट्रेड की व्यवस्था कौन प्रदान करेगा? अच्छा, WTO के बारे में 1-2 पॉइंट, जैसे कि इसकी स्थापना कब हुई थी? तो 1 जनवरी 1995 को हुई थी। गैट के स्थान पर हुआ था, याद रखना है। हेड क्वार्टर इसका जिनेवा में है और वर्तमान में इसके 164 सदस्य हैं। सर्वोच्च संस्था जो इसकी है मंत्री स्तरीय सम्मेलन जो होती है, और प्रत्येक 2 वर्ष में 1 बार बैठक होता है, ध्यान रखना है। जबकि RBI के बारे में मैंने बोला कि 1 साल में 6 बार बैठक होता है, और WTO का जो बैठक होता है मंत्री स्तरीय सम्मेलन का, वो सम्मेलन जो होता है 2 वर्ष में 1 बार होता है, ठीक है। 29 नंबर, राष्ट्रीय आय के संदर्भ में कौन से कथन सत्य हैं? तो जो पहला कथन है, स्थिर कीमत पर राष्ट्रीय आय को मौद्रिक आय भी कहा जाता है। जी नहीं, चालू कीमत पर राष्ट्रीय आय को मौद्रिक आय कहा जाता है। तो पहला कथन गलत हो गया। अच्छा, एक आगे कथन पढ़ने से पहले एक बात याद दिलाता हूँ। मैंने कहा था कि अगर वास्तविक प्रति व्यक्ति आय अगर निकालना हो किसी भी राष्ट्र का, तो हम कौन से कीमत पर, स्थिर या चालू कीमत पर, किस कीमत पर पता करेंगे? हमें स्थिर कीमत पर पता करना होगा। लेकिन यहाँ पर क्वेश्चन क्या पूछ दिया? राष्ट्रीय आय को मौद्रिक आय भी कहा जाता है। तो चालू कीमत पर जब होता है ना राष्ट्रीय आय, तो उसको मौद्रिक आय कहा जाता है, ठीक है। इसलिए पहला कथन गलत हो गया। दूसरा, वर्तमान में इसकी गणना
बाजार मूल्य पर की जाती है। तो ये बात सही है कि अभी इसकी गणना बाजार मूल्य पर की जाती है। तो सवाल है कि उससे पहले क्या होता था। तो 2015 से पहले ये साधन लागत पर, मतलब जो फैक्टर कॉस्ट होते हैं ना, 4 फैक्टर होते हैं। कौन कौन से फैक्टर होते हैं? अरे वही श्रम, उद्यम और क्या क्या है, पूंजी और क्या होता है, रॉ मटेरियल। तो ये सब सारी चीज़ें जो हैं, जो 4 फैक्टर हैं, उस पर होता था। लेकिन उसके बाद अब इसके क्या होने लगा है, बाजार मूल्य पर होने लगा है। इसलिए दूसरा सिर्फ सही हुआ। तो विकल्प नंबर बी। अच्छा, राष्ट्रीय इनकम क्या होता है, राष्ट्रीय आय क्या होता है, नेशनल इनकम? तो कुल जो अंतिम वस्तु और सेवा का कुल मूल्य जो होता है ना किसी निश्चित समय में, तो उसी वही मूल्य जो होता है वो राष्ट्रीय आय होता है। और उसी को अगर हम पूरी जनसंख्या से डिवाइड कर दें तो प्रति व्यक्ति राष्ट्रीय आय वो हो जाएगा, प्रति व्यक्ति आय कहेंगे। नेक्स्ट क्या है, भारत में अनवरत योजना किस वर्ष कार्यशील थी? तो अनवरत योजना 1978 से 79 में कार्यरत थी। अनवरत योजना के बारे में एक चीज़ देख लेते हैं कि इसका प्रतिपादन एशियन ड्रामा एक बुक है जो जिसके लेखक थे गुरनार मेडल, उसी से प्रभावित था ये। और दरअसल ये बनाया गया था 5 साल के लिए, 1978 से 83 के लिए, लेकिन 1980 में ही जब मिसेस गांधी आई तब इसको समाप्त कर दी थी। अच्छा, ये कब हुआ था, ये रोलिंग प्लान जिसको बोलते हैं, अनवरत योजना बोलते हैं, ये कब लागू हुआ था? तो मोरारजी देसाई के सरकार में, जनता सरकार थी, मोरारजी देसाई उसमें पीएम थे, तो उसी समय लागू हुआ था। ठीक है, अब नेक्स्ट देखते हैं, गरीबी निवारण समिति और स्थापना वर्ष लिखा हुआ है। तो बाइके अलग समिति की स्थापना 1979 में हुई थी। लकड़वाला समिति की स्थापना वर्ष 1993 में है। श्रीरंग राजन समिति की स्थापना वर्ष 2012 में है। तो अच्छा, एक सुरेश तेंदुलकर समिति भी आता है, तो 2009 में। अच्छा यार, वो वहाँ पर मैं ना प्रीवियस ईयर जब सॉल्व कर रहा था, जो उसमें आया हुआ था क्वेश्चन, तो वहाँ पर मैंने सचिन तेंदुलकर बोल दिया। तो ध्यान रखना, सचिन तेंदुलकर नहीं है, मैंने कमेंट करके पिन भी कर दिया है वहाँ पर, सुरेश तेंदुलकर है, याद रखना है। 2009 में इस्टेब्लिश हुआ था सुरेश तेंदुलकर समिति गरीबी पर। तो इसमें 1, 2, 3 तीनों मैच में था। अब देखिए नेक्स्ट, जीवन की भौतिक गुणवत्ता सूचकांक का प्रतिपादन किसने किया था? तो मॉरिस डी मॉरिस ने किया था। और आर्थिक विकास मानक के 5 दृष्टिकोण के हिसाब से ये भौतिक गुणवत्ता सूचकांक PQLI जिसको बोलते हैं, 1976 में मॉरिस डी मॉरिस के द्वारा जो इस्टेब्लिश किया गया था, उसके कौन कौन से 5 आयाम हैं? आधारभूत आवश्यकता प्रत्यागम। अच्छा नहीं, ये क्या है, ये दरअसल ये है कि अगर किसी देश का आर्थिक विकास का मापन करना हो हमें कि कितना आर्थिक विकास कर रहा है, तो उसके 5 तरीके हैं। उसी में से एक तरीका है भौतिक गुणवत्ता सूचकांक, जिसको PQLI बोलते हैं, फिजिकल क्वालिटी ऑफ लाइफ इंडेक्स। ठीक है, 1976 में ये मॉरिस डी मॉरिस के द्वारा स्टैब्लिश किया गया था ये सूचकांक को। ठीक है ना। अच्छा, अन्य 4 कौन कौन से हैं? मैंने बोला भी 5 तरीके हैं आर्थिक विकास के मापन के। तो एक तो है आधारभूत आवश्यकता प्रत्यागम, ये वर्ल्ड बैंक ने ये शुरू किया था, तो वो तो अब यूज में शायद नहीं है। दूसरा था यही PQLI, फिजिकल क्वालिटी ऑफ लाइफ इंडेक्स, 1976 में जो मॉरिस डी मॉरिस के द्वारा हुआ था। तीसरा है क्रय शक्ति समता विधि, और चौथा है निवल आर्थिक कल्याण, और 5वां है HDI। ठीक है, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स। तो उसी में से ये पूछा हुआ है। थोड़ा सा देख लेते हैं PQLI 1976 के बारे में। इसके प्रतिपादन मॉरिस डी मॉरिस ने किया था, ये तो आपको पता हो ही गया। अब ओवरसीज डेवलपमेंट काउंसिल के कहने पर किया गया था। ठीक है। अच्छा, इसमें 3 बातें शामिल की जाती है इस सूचकांक में, शिशु मृत्यु दर, वयस्क साक्षरता दर और 1 वर्ष की आयु की लाइफ एक्सपेक्टेंसी कितनी है, वो तीनों आंकड़े इसमें शामिल किए जाते हैं। किसमें? भौतिक गुणवत्ता सूचकांक के बनाने में। निम्न जो इसका अंक होता है 0, और 100 अंक जो होता है सबसे शीर्ष अंक होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अल्प विकसित देशों के आर्थिक विकास में महत्वपूर्ण अवरोधक तत्व हैं। तो तकनीकी क्षमता की कमी, हालांकि है ये भी तकनीकी क्षमता की कमी। दूसरा लिखा हुआ है पूंजी निर्माण का न होना, ये भी है। अपर्याप्त प्रत्यक्ष विदेशी निवेश, ये भी है। रोजगार सृजन की कमी, ये चारों है। लेकिन इसमें किसी एक को ही चुनना है, तो पूंजी निर्माण का ना होना इसका विकल्प होगा। क्यों? क्योंकि पूंजी अगर होगी तकनीक भी हम खरीद लेंगे, विदेशी निवेश भी किसी न किसी तरीके से बुलाएंगे, और जब ऐसा होगा तो रोजगार अपने आप बढ़ेगा। तो ये सारी बातें हैं। आर्थिक विकास वैसे किसे कहते हैं? जब जीवन की गुणवत्ता में सुधार हो जाए, और आर्थिक, तो ये इसे ही आर्थिक विकास कहते हैं, जब जीवन की गुणवत्ता में सुधार हो। आर्थिक विकास मूलतः मानव विकास होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूची 1 को 2 से मिलाना है, घटनाएं और पंचवर्षीय योजना। तो सामुदायिक विकास कार्यक्रम 1952 में लागू किया गया था, और ये दरअसल प्रथम पंचवर्षीय योजना से संबंधित है, 1951 से 56 के बीच में। न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम की शुरुआत 5वीं पंचवर्षीय योजना में 1974 से 78 में किया गया था,
और 14 वाणिज्यिक बैंकों का राष्ट्रीयकरण, आपको पता ही 19 जुलाई 1969 को 14 वाणिज्यिक बैंकों का राष्ट्रीयकरण हुआ था। तो चौथी पंचवर्षीय योजना में हुआ था, क्योंकि चौथी पंचवर्षीय योजना का कार्यकाल कब रहा है, 1969 से 74 तक। और सेबी की स्थापना, सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, 7वीं पंचवर्षीय योजना में हुआ है। 1986 से लेकर 90 तक 7वीं पंचवर्षीय योजना चली थी। ठीक है, अब नेक्स्ट देखते हैं। अच्छा, थोड़ा सा और पॉइंट है, जैसे कभी कभी पूछ देता है कि फर्स्ट पंचवर्षीय योजना कौन से मॉडल पर थी, तो हैरोडोमर मॉडल पर थी। और पूछ देता है 7th पंचवर्षीय योजना, तो जॉन डब्ल्यू मिलर मॉडल पर आधारित थी। और 4th जो है चौथी पंचवर्षीय योजना, तो ये गाडगिल मॉडल पर थी, मतलब आधारित थी। आर्थिक समीक्षा 2020-21 के अनुसार वित्तीय वर्ष 2021-22 में भारत की वास्तविक जीडीपी की विकास दर रहेगी, तो आर्थिक समीक्षा ने बोला 11% रहेगी वास्तविक जीडीपी की विकास दर। आर्थिक समीक्षा 2020-21 के अनुसार जीडीपी के अनुपात के रूप में विदेशी कर्ज सितंबर 2020 में कितने प्रतिशत रहा, तो 21.6% रहा विदेशी कर्ज। आर्थिक समीक्षा 2020-21 के अनुसार सितंबर 2020 के अंत में भारत का बाह्य ऋण रहा है, तो बाह्य ऋण रहा है $556.2 बिलियन बाह्य ऋण रहा है। नेक्स्ट, केंद्रीय बजट 2021-22 के का कुल आकार कितना है, तो ध्यान रखना है केंद्रीय बजट जो 21-22 जो प्रस्तुत हुआ है वो 34,83,236 करोड़ का है। फिर से बोलता हूँ, 34,83,236 करोड़ रुपीज़ का है। ये बजट का आकार है हमारा अभी करंट बजट का। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमन ने केंद्रीय बजट 2021-22 में भारत में कहाँ यूनिवर्सिटी बनाने की घोषणा की है, तो लेह में, जो नया केंद्र शासित प्रदेश बना है। बजट 2021-22 के संदर्भ में सत्य कथन चुने। पहला लिखा हुआ है 50 नए सैनिक स्कूल खोले जाएंगे, जी नहीं, 100 नए सैनिक स्कूल खोले जाएंगे, 100 सेंचुरी। दूसरा कथन है प्रधानमंत्री आत्मनिर्भर स्वास्थ्य भारत योजना के तहत 75,000 स्वास्थ्य केंद्र खोले जाएंगे, तो हाँ बिल्कुल सही है, 75,000 स्वास्थ्य केंद्र और 100 सैनिक स्कूल्स खोले जाने वाले हैं, तो विकल्प बी सिर्फ इसका सही होगा। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, निम्नलिखित में से कौन से सेबी के संबंध में सत्य है, तो पहला लिखा हुआ है कथन कि जनवरी 30, 1992 को एक अध्यादेश द्वारा सेबी को वैधानिक दर्जा प्रदान किया गया, तो ये कथन सही है। वैधानिक दर्जा इसको 1992 में ही प्रदान हुआ था। हालांकि इसकी स्थापना की बात करें तो 1988 में ही इसकी स्थापना हो चुकी है, लेकिन इसको वैधानिक दर्जा जो मिला है वो 30 जनवरी 1992 को मिला है। ठीक है, दूसरा, इसका मुख्यालय मुंबई में है, जी हाँ बिल्कुल मुंबई में है, और मुंबई में ही एनएससी का भी मुख्यालय है जो बर्लिन नामक स्थान है। तीसरा कथन है इसके चार क्षेत्रीय कार्यालय देश के विभिन्न क्षेत्रों में हैं, तो ये गलत है। ऐसा क्यों, क्योंकि 3 क्षेत्रीय कार्यालय हैं। ठीक है, कहाँ कहाँ, कोलकाता, दिल्ली और चेन्नई, तो 3 जगह हैं, और मुख्यालय में तो इसका मतलब मुंबई में तो इसका खुद ही हेडक्वार्टर ही है। अच्छा, अब सेबी से इसलिए तो आंसर तो इसका ए हो गया, 1 और 2, लेकिन सेबी से संबंधित कुछ 5-6 पॉइंट मैंने नोट किए हैं, इसको मैं बोल देता हूँ। जैसे इसकी स्थापना हुई थी 1988 में, 12 अप्रैल 1988 की इसको स्थापना हुई है, लेकिन अगर वैधानिकता कब मिली इसको, तो 1992 में, 30 जनवरी 1992 में। ठीक है, जिस समय इसका एस्टेब्लिशमेंट हुआ था वो 7th 5 ईयर प्लान था, है ना, कौन सा प्लान, 7th 5 ईयर प्लान। अब देखिए, लेकिन वैधानिकता के समय 7th 5 ईयर प्लान नहीं था जब इसको वैधानिकता मिली है। अच्छा, म्यूचुअल फंड और स्टॉक मार्केट पर नियंत्रण रखता है कौन, सेबी, सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। हेडक्वार्टर्स का मुंबई में है और 3 इसका रीजनल ऑफिस है, कोलकाता, दिल्ली और चेन्नई में। संपूर्ण मैनेजमेंट 6 सदस्यीय टीम देखती है। अध्यक्ष का कार्यकाल 3 साल या 65 वर्ष जो भी होगा वही रहता है। प्रारंभिक पूंजी इसकी 7.5 करोड़ रुपए थी। नेक्स्ट देखते हैं, तो जब भी इस तरह से आएगा तो मैं बोलता रहूँगा, आप सिर्फ सुनते रहिए। विचार करना है, 3 पॉइंट दिया हुआ है। न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों की स्थापना और काम के बदले अनाज, उपरोक्त सभी किस एक पंचवर्षीय योजना की विशेषताएं थी। तो देखिए, जब मैं बना रहा था तो सिर्फ मुझे एक पॉइंट पता था, वो ये पता था कि क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों की स्थापना 2 अक्टूबर 1975 को हुई थी और 5 क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों की स्थापना हुई थी, जिसमें से 2 अकेले उत्तर प्रदेश में था, एक मुरादाबाद, एक गोरखपुर। वही गोरखपुर जहां उत्तर प्रदेश में सबसे ज़्यादा बारिश होती है और चित्रकार अमृता शेरगिल का स्थान वो है, और वर्तमान योगी आदित्यनाथ भी गोरखपुर से ही आते हैं। तो वहाँ भी ग्रामीण बैंक की स्थापना की गई थी और मुझे पता था 75 में कौन से 5 ईयर प्लान चल रहे थे, तो 5वीं 5 ईयर प्लान चल रहे थे, क्योंकि 81 से 85 तो 80 से 85 तो शायद ये 6ठा पंचवर्षीय योजना था, तो इसलिए ये 5वीं पंचवर्षीय योजना का है। ठीक है, 1974 से 78। तो काम के बदले अनाज भी वही है, न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम भी वही है। थोड़ा सा कुछ एक्स्ट्रा पॉइंट नहीं, इसमें पॉइंट नहीं, नेक्स्ट वाले में है। अच्छा हाँ, कुछ पॉइंट है, नहीं वो महत्वपूर्ण नहीं है।
भारत में कृषि में सामान्यतः 7 से 8 माह की काम चलता है। अच्छा, ये ध्यान रखिएगा, जो मैं बीच में बोलता हूँ महत्वपूर्ण नहीं है, तो मन में ये मत भाव लेके आइएगा कि अरे हो सकता है एक्सप्लेनेशन में होगा, एक्सप्लेनेशन का तो ये पीडीएफ भी नहीं देते हैं और फिर जिसको छोड़ भी रहे हैं। नहीं, ऐसा नहीं है, मैंने इसमें एक्सप्लेनेशन से कहीं अधिक इसमें पॉइंट इकट्ठा किए हैं। नेक्स्ट, भारत में कृषि में सामान्यतः 7 से 8 माह की काम चलता है, तो काम 7 से 8 माह ही चलता है, सही है। शेष महीनों में खेती में लगे व्यक्तियों को बेकार बैठना पड़ता है, ये बात भी सही है। इस प्रकार की बेरोजगारी को कहते हैं, तो इस प्रकार की बेरोजगारी को चक्रीय बेरोजगारी कहते हैं। कन्फ्यूजन के पूरे पूरे अवसर हैं इस प्रश्न में। कैसे? क्योंकि हमें पता है कि प्रच्छन्न बेरोजगारी है कृषि में, तो कहीं ना कहीं लगेगा अरे कृषि की बात कर रहा है तो चलो प्रच्छन्न बेरोजगारी विकल्प डी नंबर में लगा देते। नहीं, कॉन्सेप्ट की बात कर रहा है ये क्वेश्चन कि 7 से 8 महीने तक का मतलब कुछ दिन काम चला और कुछ दिन बेरोजगार, तो इसको चक्रीय बेरोजगारी कहते हैं, क्योंकि फिर से ये चक्र की तरह घूमेगा, फिर रोजगार मिलेगा, फिर बेरोजगारी, फिर रोजगार मिलेगा, फिर बेरोजगारी, इसलिए तो याद रखना है। 44 में बोल रहा है कि निम्नलिखित वर्षों में से किस एक में देश में 8 नए कृषि निर्यात क्षेत्रों की स्थापना की गई। तो 2001 से 2002 में कृषि निर्यात क्षेत्रों की स्थापना की गई थी 8, तो विकल्प 20 का सही आंसर है। अच्छा, मुझे एक चीज़ याद आ रहा है, उत्तर प्रदेश में कितने कृषि निर्यात जोन हैं? तो 3 हैं। वैसे इसको जानने के लिए आप उत्तर प्रदेश राज्य विशेष का 1-1.5 घंटे का वीडियो है, मतलब 2-3 वीडियो है, 20 मिनट, 22 मिनट या 30 मिनट का, तो उसको ज़रूर देखिएगा। पहले मैं बता देता हूँ, लेकिन आगरा, सहारनपुर और लखनऊ और सहारनपुर से आम निर्यात किया जाता है और आगरा से आलू निर्यात किया जाता है, तो 3 निर्यात जोन हैं उत्तर प्रदेश में। निम्नलिखित समितियों में से किस एक का संबंध हथकरघा के विकास से है? याद रखिएगा, हथकरघा एक ऐसा उद्योग है जो उत्तर प्रदेश में कृषि के बाद सबसे ज़्यादा रोजगार उत्पन्न कराता है। तो मीरा सेठ समिति जो है ना, मीरा सेठ समिति, वही मीरा गिरधर गोपाल, मीरा सेठ समिति का संबंध हथकरघा के विकास से है। अच्छा, तो मीरा सेठ जब समिति की बात कर रहे हैं तो कौन कौन सी समिति की बात अभी तक कर चुके हैं? फेरवानी समिति की सिफारिश पर एनएससी की स्थापना हुई थी। जानकी रमन समिति किस लिए एस्टेब्लिश किया गया था? प्रतिभूति घोटाला के लिए, इसी अभी डिस्कस कर चुके हैं। गायपुरिया समिति बैंकिंग सेवा सुधार, दांतेवाला समिति बेरोजगारी अनुमान के लिए, और कौन सा समिति था? हाँ, ये नबार्ड के लिए कौन सा समिति था? शिवरामन समिति। तो ये सब समितियों के नाम याद रखना है। बहरहाल यहाँ पर पता चले कि ये सब याद रहा और हथकरघा वाला भूल गए। हथकरघा के लिए कौन समिति है? मीरा सेठ समिति। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत सरकार की राजकोषीय नीति का निम्न में से कौन सा एक उद्देश्य नहीं है? तो जो है उद्देश्य पहले देख लेते हैं। राजकोषीय नीति का उद्देश्य है पूर्ण रोजगार, मूल्य स्थिरता और धन तथा आय का न्यायोचित वितरण, ये है, जबकि अंतर्राज्यीय व्यापार का नियमन नहीं है, तो विकल्प सी इसका सही आंसर हो जाएगा। राजकोषीय नीति भारत सरकार बनाती है, मौद्रिक नीति आरबीआई बनाती है। नेक्स्ट, वाइट लेवल एटीएम होते हैं। तो वाइट लेवल एटीएम होते हैं गैर बैंकिंग कंपनियों के स्वामित्व तथा उन्हीं के द्वारा प्रचलित एटीएम, तो ये वाइट लेवल होते हैं। मतलब गैर, उसमें जो वो एटीएम लगाएंगे ना, वो बैंकिंग कंपनी के द्वारा नहीं लगाए जाते हैं, अन्य कोई गैर बैंकिंग कंपनी होती है वो लगाती है एटीएम, तो उसको वाइट एटीएम कहते हैं। ठीक है, एटीएम का आविष्कार किसने किया था? शेफर्ड बेरान ने। अब नेक्स्ट देखिए, अभी जो देखते हैं ना पिन नंबर जो होता है, 4 डिजिट का पिन नंबर होता है एटीएम में, अगर आपको याद होगा तो इसके पीछे बहुत बढ़िया स्टोरी है। पहले पिन पता है 10 नंबर के थे, तो शेफर्ड बेरान की जो वाइफ थी तो उन्होंने कहा कि मुझे तो 4 ही डिजिट के याद रहते हैं, तो फिर उस तरह से वो 4 डिजिट के बने थे। ये सब स्टोरी मैंने पढ़ा था अखबार में किसी में। नेक्स्ट देखते हैं, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। तो क्या है कथन? पहला, त्वरित सिंचाई लाभ कार्यक्रम 1996-97 में प्रारंभ किया गया। तो 96-97 में प्रारंभ किया गया, मतलब 1996-1997 में प्रारंभ किया गया था, ये बात सही है, त्वरित सिंचाई लाभ कार्यक्रम। अब देखते हैं दूसरा, इसका लक्ष्य गरीब किसानों को ऋण सहायता उपलब्ध कराना था। जी नहीं, इसमें राज्यों को ऋण सहायता उपलब्ध कराना था, ऐसा इसके व्याख्या में लिखा हुआ था, तो विकल्प ए सिर्फ सही इसका हो गया। नेक्स्ट, आर्थिक सर्वेक्षण 2020-21 के संदर्भ में कौन सा एक कथन सत्य है? असत्य है, सत्य नहीं असत्य बताना है। तो सत्य वाला देख लेते हैं। सर्वेक्षण के साथ पहली बार न्यूनतम आवश्यकता सूचकांक जारी किया गया है, एकदम बिल्कुल सही है। ये 20-21 के बारे में बात किया जा रहा है, कोई पुराना बात नहीं है। सार्वजनिक स्वास्थ्य खर्च जीडीपी के 1% से बढ़ाकर 2.5 से 3% करने की सिफारिश की गई है, ये भी सही है। सर्वेक्षण के अनुसार भारत वी आकार रिकवरी के मध्य में है, तो ये हर जगह करंट अफेयर में कि वी आकार जैसा रिकवरी कर रहा है भारत। तो अब आज ही का न्यूज़ है कि बहुत शानदार तरीके से 20% के आसपास पहली तिमाही में रिपोर्ट आया है जीडीपी के बढ़ने का। जो गलत था वो मैं पढ़ देता हूँ। लॉकडाउन के कारण गिग अर्थव्यवस्था का आकार कम हुआ है। जी नहीं, गिग अर्थव्यवस्था का आकार बढ़ा है। फिर से बोलता हूँ, गिग अर्थव्यवस्था का आकार बढ़ गया है लॉकडाउन के कारण।
अब आपके मन में आ रहा होगा कि गिग अर्थव्यवस्था होता क्या है। तो अस्थाई के बजाय अल्प अवधि के लिए अनुबंध पर अगर रोजगार जब होता है ना तो उसको गिग अर्थव्यवस्था बोलते हैं। मतलब कि कोई अस्थाई रोजगार नहीं मिलेगा, बोले अच्छा 3 महीने के लिए आ जाओ काम कर लो, 4 महीने के लिए काम कर लो, तो अस्थाई है, तो उसको गिग अर्थव्यवस्था कहते हैं। तो इसका मात्रा बढ़ा है भारत में अभी फिलहाल, क्योंकि अनिश्चितता की स्थिति है ना, लोगों को लगता है पता नहीं क्या होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बजट 2021-22 के अनुसार वित्तीय वर्ष 21-22 के लिए राजकोषीय घाटा सकल घरेलू उत्पाद का कितने प्रतिशत अनुमानित है। तो 6.8% अनुमानित है। और बजट के बारे में जब बात कर रहे हैं तो कुछ कुछ पॉइंट को रिकलेक्ट कर लेते हैं जो अभी तक हमने पढ़ा है बजट के बारे में। जैसे हमने पढ़ा था कि आकार कितना है बजट का, तो 34,83,226 करोड़ है। फिर से बोलता हूँ 34,83,226 करोड़ है, ठीक है। फिर हमने पढ़ा था कि बजट में ये प्रावधान है कि लेह में विश्वविद्यालय खोला जाएगा। ये भी पढ़ा कि 100 नए सैनिक स्कूल खोले जाएंगे। ये भी पढ़ा कि 75,000 स्वास्थ्य केंद्र खोले जाएंगे। और एक और चीज़ पढ़ेंगे आगे वाले प्रश्नों में, वो क्या कि नए इकोनॉमिक कॉरिडोर आंध्र प्रदेश में स्थापित किया जाएगा। तो इस वीडियो में इतना ही रहने देते हैं। मुझे लगता है लंबा हो गया वीडियो, देखिए 45 मिनट का हो गया, 30 मिनट का प्लान था। कोई बात नहीं, थैंक यू आपको।